अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कैपिटल टुडे। मैं हूं आपकी मेज़बान शीरीन ज़फ़्फ़ार। नाज़रीन, आज के दिन की शुरुआत बहुत ही कुछ बुरी खबरों से रही है। एक बहुत ही वाइब्रेंट और वोकल और सीजन्ड पॉलिटिशियन यानी कि मुशाहिदुल्लाह साहब जो कि अब हम में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरी बुरी खबर जो कि आज वज़ीर सियाहत GB की जानिब से जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उनकी जानिब से सामने आई कि मोहम्मद अली सतपारा ही इज़ नो मोर, यानी कि पूरी कौम जिनकी वापसी के लिए दुआएं कर रही थी, ही इज़ नो मोर विद अस, आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया है। सियासी मंजरनामे से भी कुछ खबरें शामिल करते हुए अगर कुछ हाईलाइट्स आज पूरे दिन की मैं बताना चाहूँ तो इस हवाले से सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी आज काफ़ी गहमा गहमी नज़र देखने में मिली है। और हम सियासी तौर पर भी आज का दिन बहुत बड़ा ज़्यादा मसरूफ़ कंसिडर रहा, क्योंकि जहांगीर तरीन खान से की और उनकी नकलो हरकत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आप जो एक कॉन्फिडेंस का इज़हार किया जा रहा है, ख़ास तौर पर शेख रशीद जिन्होंने आज फिर एक पेशगोई कर दी है कि इतनी सीटें तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहेंगी। लग ये रहा है कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे जो नकलो हरकत है इस वक्त जहांगीर तरीन की, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि अदालत उज़्मा में अवान बाला के इंतखाबात से मुतालिक भी सदाती रेफरेंस की जो है वो आज के हुक्मनामे पर आज समाअत हुई है। अहम रिमार्क्स उसमें भी डिस्कस हुए। हम कोशिश करेंगे कि जानने की कि उसकी क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, थोड़ा सा उसका जायज़ा लेने की आज कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन थोड़ा सा कुछ अच्छा इस सेंस में रहा कि फैसल बावदा के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, और साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी के भी जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन वहीं PMLN के लिए जो है वो बुरी खबर यह है कि परवेज़ रशीद जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। तो ये तमाम तर कुछ हाइलाइट्स हैं जिन पे आज प्रोग्राम में ज़रा तफसीली बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अब बात करेंगे नेशंस हीरो यानी कि मोहम्मद अली सतपारा की, हिज नो मोर विद अस। लेकिन बताया ये जा रहा है कि 12 दिन पर मुहित एक तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें यकीनी तौर पर पाक फौज की जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ी गई, दीगर इदारों की जानिब से भी कि जदीद आलात और टेक्नोलॉजी की मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने की कोशिश की गई। बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं राजा नासिर खान, वजीर सियाहत हैं गिलगिस्तान के। थैंक यू सो मच राजा नासिर खान फॉर ज्वाइनिंग अस। डेफिनेटली इस बात को कहने में हमें कोई झिझक नहीं है कि पाक फौज की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, हर तरह के रिसोर्सेज का इंतखाब करते हुए, लेकिन अभी तक कुछ इतला डेफिनेटली आज फॉर्मली आपकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या हम ये कह सकते हैं कि तारीख की तवील ऑपरेशन 12 दिन का जो मुहित था इस पे नज़र में आया? क्या इस बात की तस्दीक करेंगे आप? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ये अनफॉर्चुनेटली वाकई एक ऐसा वाकया है जिसके लिए पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसके ऊपर नजरें रखे हुए थे और हर कोई दुआ कर रहा था कि मोहम्मद अली सतपारा जो है ना जिंदा लौट आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक खबर जो हमें डिक्लेयर करना पड़ा कि उसको डेड, क्योंकि बहुत सारे कोशिशों के बावजूद इतने बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा फौज पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत की तरफ से बहुत कोशिशों के बावजूद हम सक्सेस नहीं रहा उसमें अली को मतलब जिंदा हम कहीं से भी रेस्क्यू कर लेते। लेकिन ये जो रेस्क्यू का जो अमल रहा है वाकई में एक हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तो हिस्ट्री में शायद इस तरह से बहुत कम रेस्क्यू का ऑपरेशन रहा है कि मतलब इतने दिन और इतने खर्चे, दो हेलीकॉप्टर्स के साथ और F-16 से भी, और इंटरनेशनल जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं तजुर्बा रखते हैं जो बाहर से भी लोगों के खदमात थे और सैटेलाइट के जरिए से भी। तो अनफॉर्चुनेटली आज हमें जो है ना ऐलान करना पड़ा कि मतलब बहुत सारे तजुर्बाकार लोगों के जो आइडियाज और हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज ने ये हमें कहा जी मोहम्मद अली सतपारा जो है ना आज अफसोस की बात है हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन हमारे पास ऑपरेशन का जो अमल है अभी मजीद जारी रहेगा ताकि हम उनकी डेड बॉडीज को रेस्क्यू कर सके। तो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये जो अमल रहा है रेस्क्यू का, ये बहुत ही कामयाब तरीन अमल रहा है और बहुत मुश्किलों से इसका सामना किया है। बहुत खर्चे भी हुए, हमारे वॉलंटियर रेस्क्यूअर्स भी थे जिन्होंने अपनी रजाकाराना तौर पर इस रेस्क्यू में हिस्सा लिया, और अभी भी वहाँ पे बेस कैंप पे लोग हैं कि मतलब देख रहे कोई राह निकल आए जहाँ पे हम इनकी बॉडीज को या कहीं आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर
हमारी कोशिश जारी है कि हम उनके जो है ना डेड बॉडीज को रेस्क्यू कर सही। सके। तो राजा साहब फरमाइएगा कि अब डेड बॉडीज के मिलने के इम्कानात कितने वाज़ेह हैं? जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, ये वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेदर अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आपको पता है इस वक्त सख्त सर्दी है, वहाँ पे बेस कैंप के ऊपर भी जो है ना -40 और 50 के करीब आपको जो है ना वहाँ पे माइनस इस वक्त है। तो वेदर में जो ही मौसम में बेहतरी आएगी फिर हम कोशिश रखेंगे जारी अमल, जो रेस्क्यू का जो अमल है उसको हम जारी रख रहे हैं। तो जो ही इंशाल्लाह हमें कहीं से भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं सैटेलाइट के जरिए या किसी भी तजुर्बा, या बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी इनकी बॉडीज को जो है ना रेस्क्यू किया जाए। ठीक है। राजा नासिर खान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि पिछले गुज़िश्ता सालों में जो ऑपरेशंस किए गए, चाहे वो 2018 का रेस्क्यू ऑपरेशन हो जो कि 6 दिन पर मुहित था, उन ऑपरेशंस में और एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम इस ऑपरेशन का करें जो कि 12 दिनों पर मुहित था, क्या बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि वजूहात बने इसकी नाकामी के? नाकामी की वजूहात ये है कि देखें बॉटल नेक तक जो साजिद सतपारा का कहना है, मोहम्मद अली सतपारा का जो बेटा है, बॉटल नेक क्रॉस करने के बाद वो लोग आगे जा रहे थे, उसके मिशन में थोड़े से प्रॉब्लम्स आया, उसके ऑक्सीजन में लीकेज की वजह से उसे वापस आना पड़ा। तो वो कह रहे हैं कि मौसम उस वक्त थोड़े से चेंज हो रहा था, तो विंड तो हवा की वजह से वहां पे जो हवा की रफ्तार होती है वो 60 से 70 पर 8 किलोमीटर के हिसाब से वो काफी तेज हवा होती है। विंड जो होती है वहां पे इंसान को उड़ा के कहीं से कहीं वो फेंक सकता है। हो सकता है वो बहुत दूर चला गया हो K2 से, क्योंकि वहां से कोई चीज उड़ा देते हैं तो फिर उसको रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से राजा नासिर खान साहब, ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि इस हवाले से यानी कि को पैमा जो कि इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं इस मिशन के दरमियान ही, तो उनकी किफ़ालत का, उनके ख़ानदानों की किफ़ालत का कोई कानून मौजूद नहीं है। क्या आपकी हुकूमत इस हवाले से कोई अमली इक़दाम उठाएगी? जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह असेंबली में एक कानून पास करने जा रहे हैं जिसकी मैं आज ही अनाउंस कर चुका हूं, क्योंकि इनकी लाइफ आपको पता है 50-50 चांस पे होते हैं। जब ये माउंटेनर्स जब कहीं समिट करने जाते हैं तो इनकी लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं कि वो अब वापस अपने घरों को पहुंचते हैं या नहीं पहुंचेंगे। ये अब कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी हम ज्यादा से ज्यादा इनके खानदान की कफालत के लिए, इनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए काम करें। जिस तरह की साजिद की फैमिली, और साजिद को हमने कहा है कि आप अपने लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए, हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत उनके साथ तावन करने के लिए तैयार है, और उनकी खानदान की कफालत की भी जिम्मेदारी इंशाल्लाह हुकूमत सूबाई हुकूमत के ऊपर होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा नासिर खान, वज़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद, और मोहम्मद अली सतपारा जो कि अब तो हमें नहीं रहे। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से ऑलमोस्ट 8 चोटियों को सर करने का एजाज़ इनके नाम रहा है। ही वॉज अ कौमी हीरो, ही विल बी अ कौमी हीरो। बहरहाल कुछ दीगर पॉलिटिकल इंसाइट्स की जानिब बढ़ेंगे, और कल होने जा रहे हैं नाज़रीन अहम ज़िमनी इंतखाबात जो कि पंजाब में, और इसका मवाजना अगर हम आज से 2 दिन पहले के ज़िमनी इंतखाबात जो कि सिंध में हुए उससे करें तो डेफिनेटली एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैं पेश करना चाहूँगी यहाँ पर। कल जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, नौशहरा का हल्का है PK 63, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल यानी 19 फरवरी को सजेगा, और साबिक MPA मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल जो कि इंतकाल के बायस उनके खाली हुआ था 2018 के इलेक्शन में, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मरहूम मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल ने कामयाबी हासिल की थी यहाँ से, और मरहूम मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल इस सीट पर मुसलसल 2 मरतबा कामयाब हुए। हल्का PK 63 पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। तो यहाँ पर जो एक पलड़ा है वो वैसे तो PTI का भारी लग रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जो सीट खाली हुई है वो उन्हीं के कैंडिडेट की खाली हुई है, लेकिन एक तगड़ा मुकाबला PMLN वर्सेस PTI देखने में आ सकता है। सियालकोट के हल्के PNA 75 में के हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूं तो नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MNA इफ्तिखारुल हसन ज़ाहिर शाकिर इंतकाल की वजह से ये नशिस्त जो कि खाली हुई थी, और इसी हलके में ये जो तहसील डस्का से शुरू होकर पसरूर तक बिलखुसूस ये हलका है जो कि फैला हुआ है। 2018 के इंतखाबात का अगर मैं मुआवजा रखूँ तो इंतखाबात में इस हलके से मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखारुल हसन जो कि 1,17,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे, और अब मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर शाह की बेटी हैं सैयदा नौशीन ज़हरा, जिन्हें टिकट दिया गया, और तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक वजीर मुमलिकत अली अजजत मल्ही और तहरीक लब्बैक की जानिब से खलील सिंधु इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं।
تو کل یقینی طور پر پنجاب میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے سامنے آ سکتی ہیں، اور اس کا موازنہ ہم نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کیا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف وہ مارجن اور وہ جو ہے وہ ووٹرز کو اپنے نئی اس طریقے سے اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کر پائی ہے، اس کا ہمیں جو ہے وہ اس کی کچھ امیجنری ہمیں 2 دن پہلے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اس سچویشن میں. سو بہرحال کچھ دیگر انسائٹس کی جانب بڑھیں گے. اور آج پورے دن کیا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ رہی ہے. عارف چودھری سینئر وکیل ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عارف چودھری صاحب. اور اعجاز چودھری رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں. تھینک یو سو مچ اعجاز چودھری صاحب فار جوائننگ اس. اور قیصر احمد شیخ ہیں، رہنما مسلم لیگ نون ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے. بہت شکریہ قیصر احمد شیخ صاحب. دوست سب سے پہلے اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آج کافی مصروف نظر آئی ہے اور جہانگیر ترین خان کی مصروفیت سے اس کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے. ہم قیصر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. قیصر صاحب پی ایم ایل این کے لیے آج کا دن کچھ خاطر خواہ اگر دیکھا جائے تو اچھا نہیں رہا. پرویز رشید صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے، لیکن جو پرویز رشید صاحب نے بات کی ہے وہ میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گی کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اگر اس پر چیلنج کرنا تھا تو ان تمام تر چیزوں کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ مطلب اتنا انتظار کیوں کیا جا رہا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پرویز رشید صاحب نے یہ بات کی کہ یہ اگر کوئی آبجیکشن تھا تو پہلے ہونا چاہیے تھا اور سامنے آ جانی چاہیے تھی چیزیں جو آبجیکشن لگائے گئے ہیں. تو وہ مطمئن نہیں تھے آج جو ان کو ان کے کاغذات کی منظوری نہیں ہوئی. تو پرویز رشید صاحب واضح طور پہ غیر مطمئن تھے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلے نہیں بتایا گیا اور یہ 11th آور پہ اس کے آبجیکشن لگائے گئے. اچھا، ان کا غیر مطمئن ہونا یقینی طور پر سمجھ آ رہا ہے قیصر صاحب، لیکن ڈیفینیٹلی آپ لوگ کی ہی دور حکومت میں رہتے ہوئے کچھ 95 لاکھ ہیں جن کے وہ نا دہندہ ہیں، تو سرکاری خزانے میں یہ اپنے پیسے جمع نہ کروانا، یہ اس بات کی جسٹیفیکیشن کوئی واضح نہیں ہے ابھی تک. نہیں، لیکن یہ بات پہلے کلیریفائی ہونی، ان کا واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے تھا نا. ان کو پتہ نہیں ہے، نہیں تو ان کو پتہ ہوتا تو وہ جو بھی کوئی پیمنٹ تھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس کا عطا کلامی کی معذرت قیصر صاحب، لیکن یہ جاننا چاہوں کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اتنے پیسے انہیں دینے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، وہ انہوں نے جو کہا کہ اعتراض بعد میں لگائے گئے، پہلے بتا دیتے کوئی، تو اس کا لگتا یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. اب میں ڈیفینیٹ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے سامنے تو یہ نہیں ہے. میں کراچی بیٹھا ہوں اور وہاں اسلام آباد میں یہ کاغذات کے بارے میں ہوئے، میں ساتھ بھی نہیں تھا. تو ان کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے نالج میں نہیں تھا. اب کیا وجہ ہوئی اس کی، ایف بی آر نے کیا ان کو باقاعدہ نوٹیفائی نہیں کیا یا اس سے پہلے کوئی انفارم نہیں کیا یا ان کے کیوں نالج میں نہیں تھا، یہ باتیں تو ایسی ہیں جس کا کوئی میں یہاں بیٹھ کے جواب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اس وقت عارف چودھری جو کہ ایک سینئر وکیل ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عارف چودھری صاحب کہیے گا، جو صدارتی نامہ ہے اس کے حوالے سے بھی آج ایک طویل ترین سماعت ہوئی، اہم ریمارکس چیف کی جانب سے بھی دیے گئے. کیا کہیے گا اس تمام تر معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں جو اب سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو جو ابھی آپ نے بات کی ان کے بارے میں، کاغذات کے اعتراضات کے بارے میں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اعتراض کا وقت آتا ہے کاغذات کو ایک ٹائم مقرر کیا جاتا ہے. پہلے کاغذات داخل کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جانچ پڑتال ہوتی ہے اور اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں. تو یہ کام ہمیشہ کینڈیڈیٹ کا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کلیئر ہو کے جائے کہ نا دہندہ تو نہیں ہے، کوئی اس کے ذمے کوئی واجبات تو نہیں ہے. اور یہ کام الیکشن کمیشن کا یا مخالف فریق کا نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے آپ کو آگاہ کر دیں. وہ تو دیکھیں اس ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہی یہ کاغذات ان کے جانچ پڑتال کے لیے آئے تو اس فوری وقت ہم ان پہ اعتراض کریں. تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے اعتراض فائل کیا اور یہ کاغذات، یہ جو رقم انہوں نے ادا کرنی تھی، یقیناً اس کا انہیں آلریڈی نوٹس دیا گیا ہوگا، کیونکہ یہ آج کی بات تو نہیں، یہ تو بہت عرصے کے ان کے پینڈنگ ہے. تو خیر یہ معاملہ تو ابھی وہاں ان کا ہو گیا. دوسری جو بات آپ نے ابھی ریفرنس کے بارے میں بات کی ہے، پیچیدگی جو اس میں آ رہی ہے
वो पेचीदगी ये आ रही है कि ये हाउस, ये जो पार्लियामेंट का यानी ऐवान बाला है, इसमें इंतखाबात पूरी दुनिया में यानी हाउसेज जो है इस तरह के मौजूद है ऐवान बाला। कहीं इसका नाम राज्य सभा है, तो कहीं इसका नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और कहीं इसका नाम सेनेट है। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके हैं इसके मुंतखब करने के। तो बुनियादी तौर पर ये हाउस बनता इसलिए है कि वहाँ जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनके आपस में उनको इस तरह की नुमाइंदगी दी जाए कि वो मुल्क जो है उसका इत्तेहाद इस अंदाज में कायम हो कि उसके ऊपर एक ऐवान बाला हो जो तमाम की नुमाइंदगी करता हो, और कानून साजी में भी उनका बड़ा उसको सबकत हासिल होती है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो आइन है, आइन में ये तरीकेकार तय कर दिया गया है कि ये जो इलेक्शन है आरिफ सेनेट टॉली का, साहब, वो आइन में ये तरीकेकार होगा वाज़ेह है, लेकिन इस पर अमल दरामद किस तरीके से हो सकता है? कुछ ये इंपॉर्टेंट तजावीज़ है जिन पर बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे परवेज रशीद के हवाले से, अब चूंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अब क्या अगला लाहे अमल है PMLN का, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो सेनेट इंतखाबात को लेकर इस वक्त पॉलिटिकल इंसाइट्स क्या है, इस पर हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, और इस वक्त अताउल्ला खान MNA हैं, PTI के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। कहिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब आज बात की है, तकरीब से खिताब किया, तो उन्होंने कहा कि PTI के कुछ अरकान हैं जो कि हमसे रब्ता कर रहे हैं। अब सर हमारी नॉलेज के लिए बताएंगे कि ऐसे कौन से वो रहनुमा हैं आप लोगों के बागी जिनके बारे में आप लोग बेखबर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले मैं बताते चलूँ कि PTI जो है वो एक जमहूरी पार्टी है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक PTI है जिसमें अगर फैसले होते हैं तो वर्कर को नापसंद होते हैं तो वो उस पर आवाज़ उठाते हैं। हमारे MNAs MPs भी उस पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आखिरी जो फैसला होता है तो फिर तो सबसे ज्यादा फैसल वाउडा को टिकट जारी होने पर आवाज उठाई गई सर, तो फिर उनके बारे में क्यों नहीं सुनी गई अरकान की? नहीं, अगर बिल्कुल सुनी गई, बात सुनी गई। जाहिर है फैसला जो है वो आखिर में चेयरमैन ने करना है। अगर चेयरमैन ने एक दफा फैसला किया कि फैसल वावडा जो है वो टिकट उसको मिलेगा, तो फिर सब उस पर लबैक कहेंगे। कोई हमारा एक रुकन भी ऐसा नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट को वोट दे। हाँ, आवाजें जरूर उठी है, उठती रहेंगी। जमहूरी पार्टी है, वर्कर की सुनी जाती है, आवाजें उठती रहती है। लेकिन आप ही की पार्टी के एक MNA है सर, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, जो कि इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि वो हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। नहीं, आमिर लियाकत साहब ने बिल्कुल कहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब वोट का वक्त आएगा तो वो चेयरमैन जो है उसकी बात मानेंगे। आप मना लेंगे उन्हें? हमारी बातें होती रहती है। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं, हम अपने खदशात का इजहार भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो फैसला करना होता है वो चेयरमैन ने करना होता है, और हम सब उस पर लबैक कहते हैं। इसलिए कि PTI में हमने बड़ी स्ट्रगल की है, हम वर्कर लोग हैं, और हमारे जितने MNAs MPs हैं खासकर, वो तकरीबन ऐसे हैं कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फिर पार्टी के फैसले के पाबंद होते हैं। और मुझे नहीं लगता, हाँ एक चीज़ ज़रूर है, ये कोशिश कर रहे हैं इन्होंने जो पिछले सेनेट इलेक्शन में जो पैसा चलाया था, ये दोबारा भी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है हम तो इनको खरीदने नहीं जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई इनके अरकान वो तो सर तहरीक आदम एतमाद तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ उन्हीं को उल्टी पड़ गई थी। अब लेकिन उनको टिकट्स इशू ही क्यों किए जा रहे हैं जिन पे इतने एतराजात उठाए जा रहे हैं? पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं सर। मैं समझता हूँ कि देखिए, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जब किसी को टिकट जारी किया जाता है, चाहे वो सेनेट का हो, चाहे वो सूबाई टिकट हो, कौमी टिकट हो, कि उस पर कोई ना कोई नाराज ना हो या आवाज ना उठाए। ये तो होता है, इख्तिलाफात तो होते हैं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि सब जो है वो जबान को कर बोले कि हाँ जी ये ठीक है। लेकिन ये है कि वो आवाजें जो है वो सुनी भी जाती है। बलूचिस्तान में आपने देखा कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने वर्कर की आवाज सुनी, या KPK में फैसला चेंज हुआ, इस तरह फैसल वावडा के हवाले से, वो हमारे भाई हैं, उनके हवाले से हमारे कुछ MNAs ने और कुछ लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमको कहा तो वो समझ गए बात, और उन्होंने ऐलान किया कि हम प्राइम मिनिस्टर के फैसले के साथ हैं। और मैं नहीं समझता कि PTI के अंदर ऐसी सोच मौजूद है कि वो खुदा न खास्ता प्राइम मिनिस्टर की बात को नहीं मान। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ना कोई ऐसा सोच सकता है।
लेकिन फैसल वावड़ा को टिकट जारी होने का जहां तक मामला है अताउल्लाह साहब, उस पर असद उमर भी एक टेलीविजन शो में ये बात कर चुके हैं कि उन्हें सेनेट मुंतकिल करने का एक खदशा जो पीछे ये नजर आ रहा है कि ऑफ कोर्स जो उनकी डुअल नेशनैलिटी है उस पर क्वेश्चन उठ सकता है फ्यूचर में। तो आप समझते हैं कि क्या यहाँ पे भी मेरिट क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि फैसल वावड़ा जो है वो हमारे फ्रंट के खिलाड़ी है। हम हर हाल में ये चाहते हैं, पीएम साहब भी ये चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि वो महाज पर मौजूद रहे, वो कौमी असेंबली का हिस्सा हो, वो सीनेट का हिस्सा हो। अगर कोई ऐसी सोच होगी, असद उमर साहब ने कहा होगा, बिल्कुल ठीक कहा होगा। मैं समझता हूँ कि अगर हमने फैसला किया है या पीएम साहब ने फैसला किया है कि वो सीनेट में हो, सीनेट में वो खेले, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारा मीडिएट में हर जगह वो एक मुखलिस वर्कर है हमारा। और पीएम साहब ने खुद इन अल्फाज का उनके लिए यानी उसकी तारीफ की है कि हमारा वो एक वर्कर है और मीडिया पे हमें डिफेंड करता है। और अच्छा, शेख रशीद साहब ने आज एक पेशगोई की है कि इतनी सीटें हम निकाल लेंगे। वैसे विद इन द पार्टी क्या पेशगोइयां चल रही है, कितनी सीट्स आप लोग इकट्ठी कर लेंगे? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमईन है, जो हमारी सीटें हैं इंशाल्लाह हम उनको निकालेंगे, हमें कोई उस पर मसला नहीं है। अलबत्ता ये है कि कुछ ऐसा अपसेट भी हो सकते हैं, कुछ लोग जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को धचका लग सकता है, जहां तक मेरी मालूमात है। इनके तो जान लेते हैं कैसर अहमद साहब से भी जान लेते हैं कि इनकी कितनी तैयारी है। कैसर अहमद साहब कहिएगा, अताउल्लाह साहब की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो कह रहे हैं हम तो अब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं और ये सरप्राइज तो हम देंगे, पीडीएम को देंगे, पीएमएल पीपल्स पार्टी डेफिनेटली मुश्तरका तौर पर पीडीएम को ये सरप्राइज मिलेगा। तो अब आप लोग की जानिब से क्या हिकमत अमली है जो कि इस वक्त तय की गई है? देखिए, ये इनकी खाम ख्याली है। ये जो कुछ हो रहा है आपके सामने है कि सीक्रेट बैलेट के लिए जो कि आइन के मुताबिक है उसको ये अपोज कर रहे हैं। और इनको क्या ज़रूरत थी? अगर इनके पास कॉन्फिडेंस होता या इनको यकीन होता कि इनके मेंबर इनको वोट देंगे तो इतना जोरदार पहले इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में पीपल्स पार्टी दोनों इस बात पर अग्रीड कर चुकी है कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो डेफिनेटली इस बात पे तो आपकी पार्टी यादें माजी वैसा अजाब है यार अब, लेकिन ये बात ऑन फैक्ट और ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, वो आज से कोई 15-16 साल पुरानी बात है। तब्दीली होती रहती है, नए मेंबर आते हैं। जब वो आप खुद कहते हैं कि जमहूरी पार्टियां हैं तो जमहूरियत में डिस्कशंस होती हैं। और अगर ये हमने एक्सेप्ट किया होता करके हम समझते कि ये काबिल अमल है तो हमारी हुकूमत भी बनी, पीपल पार्टी की हुकूमत भी बनी। उस वक्त हमने क्यों नहीं किया? ये बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है। देखिए, पार्टियों में कोई जामिद नहीं है कि एक चीज़ हो गई तो उसी पे ही हर चीज़ अड़ी रहेगी। देखिए, मेंबरान नए आते हैं, उनके मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, लीडर्स के ख्यालात में तब्दीली आती है। और मैं कहता हूँ इनको किसी किस्म का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बार बार ये कहते हैं कि सीक्रेट बैलेट नहीं होगी, हालांकि आइन वाज़े तौर पे सीक्रेट बैलेट करवाता है। और उसमें सिर्फ 2 मौके हैं आइन में, एक तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो तो वो ओपन होगा, और एक जो मनी बिल होता है जो कि फाइनेंस बिल है वो उसके ऊपर ओपन इलेक्शन होगा। बाकी हर मुल्क में ये जो सीक्रेट बैलेट होता है उसमें उसको मौका मिलता है कि मेंबर अपनी मर्जी से वो इलेक्ट करे। अगर फर्ज कीजिए इलेक्शन ही नहीं होना, उतनी सीटें हर पार्टी ने लेनी है, तो फिर तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो उतनी सीटें जैसे आप ख़वातीन की नॉमिनेटेड सीटें देते हैं उतनी बांट के दे दें। तो ये स्पिरिट नहीं है आइन का। या आइन में तब्दीली अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। देखिए, यूके में क्या हो रहा है, यूके जो मदर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें हमेशा आप देखते हैं कि पार्टी के लोग कई जगह पे, कई मौक़ों पे पार्टी के खिलाफ वोट भी देते हैं। तो ये सीक्रेट बैलेट है, ज़मीर के मुताबिक लोगों ने वोट देना। और ये जो अभी ये ज़िमनी इलेक्शन में हो रहा है ना जी, आप देख रहे हैं कि पीपल पार्टी के मुताबिक देना है, ज़मीर बेच कर नहीं देना है। कैसे साथ ही रहिएगा, बेच के अगर बेच के मैं आपको बताऊं ना, एक बात मेरी सुन लें कि बात ये है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पहले से पीटीआई की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। लोग ये देख रहे हैं, इनके मेंबर वो देख रहे हैं कि भाई इनके साथ अगर इसी किश्ती में सवार रहेंगे तो आइंदा हमारा मुस्तकबिल नहीं है। बहुत बड़ी तब्दीली है। आप देखिएगा जिस किस्म का रिजल्ट सामने आएगा इनको समझ आ जाएगी। और ये जो कोर्ट में भी गए, हालांकि जब आप लोग चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कदम तहरीक अदमात लाए थे तो उस वक्त आप लोगों के अरकान को क्या हो गया था?
जी हाँ, वो उस वक्त वही मैं लेती आप हूँ उस पर समझे भी कि आपसे जवाब। उन्होंने अपनी आरिफ मर्जी चौधरी से साहब भी चूंकि हमारे साथ, उन्हें भी थोड़ा सा शामिल जी गुफ्तगू करते हैं। आरिफ चौधरी साहब, गुफ्तगू आप दोनों जानिब से मुलाहिजा कर रहे हैं। आज जब समाअत हुई तो बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए कि इस बात पे कोई शुबा नहीं है कि अगर ओपन बैलेट होगा तभी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा कोई मॉडल है? अगर है तो उसकी मुद्दत कितनी फिर उस पर हम सस्टेन समझ सकते हैं? देखिए जी, बात तो बड़ी जबरदस्त हुई है, खास तौर पे जो चीफ जस्टिस साहब ने हवाला दिया है इनका मिसाक जमहूरियत का, और उस पर अफसोस का इजहार किया है कि ये उससे हट गए एग्जैक्टली, हैं। मुकर्रर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बात हमारे दोस्त हैं वो फरमा रहे हैं कि जी कोई चीज मुस्तकिल नहीं होती, लेकिन मुस्तकिल इसलिए उसकी हैसियत है कि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज एक वक्त में इकट्ठी हुई थी और उनकी क़यादत, वही क़यादत जो आज, तो जाहिर है उसमें मोहतरमा नहीं मौजूद, आसिफ जरदारी साहब मौजूद है उनकी जगह, लेकिन नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। उनकी हिकमत अमली ने उस वक्त फैसला किया कि चूंकि वो देख रहे थे कि माजी में क्या हो रहा है, और आज भी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है, इस पार्लियामेंट की, खास तौर पर इस ऐवान बाला की, इससे बड़ी तौहीन कोई नहीं हो सकती कि लोग रुपए इस तरह लेके फिर रहे हैं और उसके मेंबर बने। यानी आप देखें कि जो पार्टियां, यानी अगरचे होता इलेक्शन है, लेकिन वो उसी तनासब से ही सीटें मिलनी चाहिए, चूंकि वो पार्टियां जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ऐवान ज़ेरी में, वही ऐवान बाला में उसी अंदाज में जाएंगी तो फिर वो डिलीवर कर सकती हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम अब तक जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि दोनों हाउस जो थे उसमें अगर कहीं किसी की पार्लियामेंट में बालादस्ती थी तो ऐवान बाला में अच्छा, ये जाके एक बहुत सेनेट में जाके वो इंटरेस्टिंग नाकाम यहाँ हो पर गए। पॉइंट ये है, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं आरिफ साहब, तो फिर डेफिनेटली ये जो मॉडल है वो दीगर हाउसेस पर भी किस तरीके से जो है वो एप्लीकेबल होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा, इस पर बात करेंगे। अब मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे डेफिनेटली इस पर किस तरीके से लीगली वर्कआउट हो सकता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ब्रेक से पहले अदालत-उल-इस्लाम में ऐवान बाला के इंतखाबात से मुतालिक जो डेफिनेटली सदात हुक्मनामा है उससे मुतालिक क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसका हम जायज़ा ले रहे थे। अताउल्लाह साहब से मैं ये जानना चाहूँगी, अताउल्लाह साहब, इस वक्त ऑपोजिशन जिस बात पर मुत्तफ़िक है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अदालतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन इदारों का इस्तेमाल करते हुए अदालत से मावरा कोई कानून ऐसे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसका तकद्दुस पामाल करें इन हथकंडों से। अच्छा, दो तीन चीजें हैं जो कही गई, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। एक तो ये मेरे भाई ने कहा कि ये 15 साल पुरानी बात है और बातें बदलती रहती है। ये बातें नहीं है, ये इनका COG था जिसमें इन्होंने मुतफिक हुए थे दोनों पार्टियों ने कि हमने ओपन इलेक्शन कराने होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, मुझे बताएं गजब खुदा का कि आप ईवान बाला में, जिसको सेनेट कहा जाता है, उसमें ऐसे लोग आएंगे जो पैसे के बलबूते पे आएंगे, तो वो कानूनसाजी भी करेंगे, वो मालियाती बिल भी पास करेंगे, वो दूसरी चीज, यानी ऐसे लोगों पर बैठेंगे जो पैसे के जोर पे आते हैं। कोई एक बात से इनकार कर सकता है कि पैसे का इस्तेमाल नहीं होता और खुलकर नहीं होता? हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपने सेनेट चेयरमैन जो है, आपके सेनेटर 64 हो गए, जब खाने पे गए तो आपको सजा दिखाते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, ये जो सेनेट है, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो शफाफ तरीके से आए, वो पार्टी वर्कर आए, वो सीधा लोग हो, अच्छे लोग हो, ये तो पैसे का इस्तेमाल हो जाए है उसको किसी तरह से रोका जाए। हमने ये तरमीम आज से नहीं पेश की है, ये तो गलतफहमी पे सारी चीजें मबनी है सर। लेकिन जिस वक्त आप लोगों को इस तरमीम के हवाले से जो ख्याल आया, बहुत लेट हो गए हैं आप लोग। अगर आप लोग पिछले 2.5 साल से सर हुकूमत में हैं, अगर तरमीम करनी थी, अब वो आपकी नीयत पे शक कर रहे हैं, आपने मौका दिया उन्हें सर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि अगर ओपन इलेक्शन होगा तो उसके खरीदो फरोख्त नहीं होगी? नुकसान क्या है? फिर एक बात हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, इस्लामी के लिए सोच रहे, नुकसान क्या है? आप तो पहले से मुतफिक थे कि हमने ये सब करना है। अगर अब हम करने जा रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप बोलना चाह रहे हैं कि इनके लोग
भाई हुकूमत में जब होते हैं लोग, हुकूमत में ज्यादा कायल होते हैं मैनेजमेंट की हुकूमत की तरफ, इसलिए कि वो उसको तरक्याती दे सकते हैं, उनके काम हो सकते हैं। तो ये नहीं होता आप हम मुक्ति से लोग हैं, क्या वो अपोजिशन की तरफ देखेंगे? नहीं, हुकूमत अच्छा, नहीं होती। आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे जरा कानूनी इस हवाले से क्या राय है। आरिफ चौधरी साहब, जो सवाल मेरा आपसे ब्रेक से पहले था, उसी सवाल को मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि अगर इस तरह कोई रोल मॉडल एप्लीकेबल होता है, वो डेफिनेटली सिर्फ सेनेट पर नहीं होगा, दीगर हाउसेस पर भी इसका इत्लाक होगा, तो फिर किस तरीके से इसकी वैलिडिटी को जज किया जा सकता है और कितनी मुद्दत तक ये वैलिड रहेगा? देखिए, जो इन्होंने तरीकेकार बनाया है ना, मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने तीनों महाज जो थे वहां अप्रोच किया है। एक तरीकेकार यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाने का था, एडवाइस लेने का कि वो बताएं कि इसका हल क्या है। दूसरा, वो गए हैं सीधा पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जो हाल हुआ वो भी आपने देख लिया। और तीसरा, उन्होंने रास्ता जो इख्तियार किया है वो भी मैं समझता हूँ कि तीनों यानी जो इस वक्त तो चल रहा है मामला, वो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। लेकिन अब आप ये जरा देख लें कि अब हो क्या इसमें। अगर इसको 2 और 2 4 के दाग में बात हो सकती है, या तो ये होगा खुफिया रायदही से, या फिर होगा ओपन बैलेट। ये जो दरमियाना रास्ता निकल नहीं सकता, उसकी वजह ये कि जो आइन है, अगर तो वो आइन वाला रास्ता इस्तेमाल किया जाए तो वो तो अभी तक तो बिल्कुल वही खुफिया रह है, और अगर उससे हटके किया जाए और तो फिर उसके लिए, क्योंकि ये तरमीम जो है, ये मामला उसका इलेक्शन लॉज का तो है नहीं, क्योंकि जो आईनी इदारे हैं उनके बनने और टूटने का तरीकेकार आइन के अंदर दर्ज है। तो इसलिए प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं पे ज्यादा जोर दिया है कि आप क्यों नहीं इस चीज का हल वो निकालते, क्योंकि ये जो बात फरमाई जा रही है ना कि जी लोग इख्तलाफ राय कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, ठीक है। नाराज और काम कभी चूंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, वोट के जरिए नहीं अपनी नाराज, एक सेकंड सिर्फ एक जुमला, सेनेट के वोट के जरिए अपने इख्तलाफ का इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बाहर पता नहीं चलेगा। वहां तो पैसे ही से वोट होगा, और अगर इस तरह पैसे से वोट चलता है, और दूसरा ये कि अगर 2 हाउस वो तो सादम बन गए, तो आप ये देखें कि ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स हो जाएगा। यानी ठीक है, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर वकील, और एजाज चौधरी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। कैसर अहमद शेख साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे, जो कि डेफिनेटली आज की तमाम तर पॉलिटिकल इंसाइट सेनेट इंतखाबात के हवाले से क्या अहम जो रेफरेंसेस की समात डेफिनेटली हो रही है, और एक कुछ अहम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो कि चीफ जस्टिस की साहब की जानिब से भी सामने आया है, इस हवाले से हमने आज प्रोग्राम में कुछ बात करने की कोशिश की है। इसी के साथ प्रोग्राम के से फिलहाल इतना ही। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।